उम्र बीत जाती है एक घर बसाने में, उम्र बीत जाती है एक घर बसाने में, लोग आह भी नहीं भरते बस्तियां जलाने में। अगर आप वो सब कुछ नहीं दे रहे और लोग अपने पल्ले से वो सब कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस तो दी जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि उन्हें मालूम हो कि हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं ये इस काबिल है भी या नहीं है। उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। अगर आप जाके ऐसे इलाकों में देखें तो आपको वो इतने मासूम लोग लगेंगे, और आप उन आदाब अर्ज़ है। 2024 फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है। रियल एस्टेट का सेक्टर पाकिस्तान में अभी तक एक ज़म्मू हाली का शिकार है। समझ नहीं आती कि चीज़ें कब बेहतरी की तरफ जाएंगी। इलेक्शंस बिल्कुल सर पे खड़े हैं। इलेक्शंस के बाद बहुत कवी उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 23 का साल तो तकरीबन ऐसा गुज़रा है कि लोग जो इन्वेस्टर्स थे वो रियल एस्टेट से इस तरह भागने लग गए कि जैसे कोई शायद कसाई को देख के कोई भैंस भागती है, क्योंकि प्रॉपर्टी से जो उनको उम्मीदें थीं वो शायद पूरी नहीं हो पाई। और वाक़तन वो बात सही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पैसा वहाँ पे डंप हो गया। 2022 और 23 में हमने देखा कि जब पाकिस्तान के सियासी हालात तब्दील हुए तो उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक वहाँ पे ब्लॉक हुई, प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आ गई। ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है। जो मेजर सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफ प्लान पे काम ज़्यादा हो रहा था, प्लॉटिंग का बिज़नेस ज़्यादा हो रहा था और लोग फ़ाइलों के काम में ज़्यादा पड़े हुए थे। अगरचे हमने हमेशा ये बात भी की है, आपको बताई है कि देखें ये जो रियल एस्टेट के अंदर जो प्लॉट्स का काम है ये एक अनप्रोडक्टिव रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर। इसका कोई फ़ायदा डायरेक्टली नहीं मिल पाता, क्योंकि एक ज़मीन है, वो ज़मीन आज वो प्लॉट की फ़ाइल आपने 120 गज़ की 5 लाख रुपए की ली है, वो 1 महीने बाद 5.5 की हो गई है, फिर 6 की हो गई है, 8 की हो गई है। कोई काम वहाँ नहीं हो रहा 5 साल तक, और वो सिर्फ उसकी ट्रेडिंग हो रही है, कोई चीज़ उससे लिंक नहीं है। दूसरी तरफ जो है, जब आप बात करते हैं छत की, घर की, जब हम घर की बात करते हैं तो कहा ये जाता है कि मोर देन 70% जो इन्वेंट्री जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसके साथ डायरेक्टली लिंक हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में लिंक होती हैं, जिसमें आपको पता है कि घर की अंदर सीमेंट लगेगा, उसके अंदर शीशे का काम होगा, उसके अंदर वुड का काम होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, उसके अंदर मार्बल का काम होगा। तो इतने ही ज़्यादा वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स आएंगे, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगेंगी, इंडस्ट्रीज़ में काम होगा, इम्पोर्ट बढ़ेगी। सो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो उसके साथ लिंक होंगे उस पूरी चीज़ के साथ। स्टील का बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, जितनी कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी ऑब्वियसली उतनी स्टील बढ़ेगी। सो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जब उसी रियल एस्टेट को इस नहज पे पहुंचा दिया जाता है कि स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ ऐसी आ जाती हैं कि भाई आप पैसा हमें दे दीजिए और यहाँ पे आप उसको इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएँ। सो जो ओवरसीज़ भी हैं, जो यहाँ भी पाकिस्तानी जिनके पास पैसा है, क्योंकि देखें रियल एस्टेट के अंदर जो डायरेक्ट बेचारा एंड यूज़र होता है वो तो बहुत सेविंग चाहिए, बहुत टाइम चाहिए उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करके किसी भी रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो या तो बैंकिंग सेक्टर उसको इतना अच्छा फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे उसको कि वो ईज़िली वो उसको होम लोन जो है वो अवेल कर सके, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर उस बेचारे के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती और इतनी किस्म की वहाँ पे भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अगरचे हमने देखा गुज़िश्ता 2-3 साल में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, बल्कि कहा यह जाता है कि तकरीबन डबल ट्रिपल तक ये सूरत हाल चली गई है। लोग होम फाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं इस वक्त बैंक्स के पास, लेकिन तब भी ये सूरत हाल वैसी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर होती हैं। सो इन्वेस्टमेंट मेनली जो आती है यहाँ पे वो इन्वेस्टर करता है। अब इन्वेस्टर जो काम यहाँ पे कर रहा है, अभी तक रियल एस्टेट जो पाकिस्तान की हमने देखी, कराची है या बड़े शहर हैं, अनप्लैन्ड किस्म के काम हैं। ये तो शायद हमारा एक कौमी हमारी तरबियत ही ऐसी हो गई है, एक नेचर ही ऐसी डेवलप हो गई है हमारी कि हम लोग कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान तो कर ही नहीं रहे ना, कि हमने कोई रिफॉर्म्स करने का प्लान करें या कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसके अंदर जो कंसिस्टेंट हो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक के प्लान बने, कि जिसके अंदर ये प्लान हो, उस पॉपुलेशन को स्टडी किया जाए, स्टैट्स आएँ कि हमने यहाँ पर क्या करना है, रियल एस्टेट में किस तरह बेहतरी लेके आनी है, लोगों को जो बेसिक नीड है छत की वो हमने उनको किस तरह से देनी है। गली मोहल्ले बन जाते हैं, फिर उसके बाद एक ड्राइव शुरू हो जाती है कि जी अब जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है पूरे शहरों के अंदर, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं।
आप उन लोगों से जाके पूछें तो पता चलता है कि वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो उस प्रॉपर्टी को बिकने के बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली है। सो इस इट मीन्स कि वो 7-8 साल 10 साल का जो पूरा एक साइकिल है, उस वक्त वो डिपार्टमेंट्स कहाँ, अथॉरिटीज़ कहाँ, कोर्ट्स कहाँ, तो वो तमाम जो 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 रेगुलेटर्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो सब की सब उसको नहीं देख रही होती। तो जिसकी वजह से रियल एस्टेट आपकी बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड किस्म की चलती है। फिर उसके साथ साथ लोग लोग जो हैं वो, अब ज़ाहिर बात है कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। अगर आप जाके ऐसे इलाकों में देखें तो आपको वो इतने मासूम लोग लगेंगे, और आप उनकी अगर उनसे डिस्कस करें, वो किसी शायर ने क्या शेर कहा है ना कि उम्र बीत जाती है एक घर बसाने में, उम्र बीत जाती है एक घर बसाने में, लोग आह भी नहीं भरते बस्तियां जलाने में। सो आप देखें ना, जब आप वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हम देखते हैं, हमें देखते हुए लगता है कि हाँ ठीक है, इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, सब कुछ है, बट वो उसमें से बहुत से लोग ऐसे शायद होते हैं जिन बेचारों को पता भी नहीं होता कि हम ये क्या ख़रीद रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। लोगों को अभी तक भी ये नहीं मालूम कि हमें पोर्शंस में नहीं जाना, लोगों को नहीं मालूम कि हमने गोठ में ज़मीनें नहीं ख़रीदनी जाके, वो वहाँ भी पैसे दे के प्लॉट बाय कर रहे होते हैं गोठ में जाकर रहने के लिए, क्योंकि बेसिक जो जो हुकूमत की एक फ़लाही रियासत की जो ज़िम्मेदारी थी, जो कमिटमेंट है, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है बिटवीन अ सिटीज़न और एक हुकूमत के साथ, रियासत के साथ जो माहिदा होता है, उसके तहत जो एक बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो हुकूमत ने प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर छत एक बुनियादी चीज़ है। अगर आप वो सब कुछ नहीं दे रहे और लोग अपने पल्ले से वो सब कुछ ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस तो दी जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि उन्हें मालूम हो कि हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं ये इस काबिल है भी या नहीं है, और उसकी क्या उसकी बाद में उसकी जो सिनेरियोज निकल के सामने आएंगे वो क्या होंगे हमारे पास। इसके साथ साथ इसको बेहतर करने के लिए 2023 में हमने देखा कि काफ़ी हद तक चीज़ें, बल्कि 23 भी नहीं, मैं बोलूँगा कि तकरीबन पिछले 3-4 साल का एक जर्नी है जो हमने स्टार्ट किया है रीट की तरफ, क्योंकि इन्वेस्टर पाकिस्तान में और हम जैसे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे जो मेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो आती हैं इन्वेस्टर के पास से। तो एंड यूज़र या एंड जो बायर होगा बेचारा, वो तो रेंटल प्रॉपर्टी पे रहेगा। सो जो जो आपका जो इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे डालेगा, ताकि उसको चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन। सो कैपिटल एप्रिसिएशन उसको मिलनी चाहिए। वो अगर उसको बैंक दे देगा तो वो पैसा वहाँ से निकालेगा, वो बैंक में ले जाएगा पैसा अपना। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके साथ जो मसाइल हैं वो ये हैं कि अब अगर किसी ने सेविंग रखी हुई अपने पास, तो इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि वो जो है कोई 1 करोड़ या 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हो। एक छोटा आदमी जिसके पास 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है? क्या वो भी इन्वेस्टर कहला सकता है? ऑब्वियसली उस कीमत के अंदर वो एक प्लॉट नहीं खरीद सकता, लेकिन उसको भी रियल एस्टेट के अंदर दुनिया में तमाम ममालिक के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए हैं, जिसको हम रीट के नाम से जानते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनते हैं, जिसके अंदर आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ एक फ्रैक्शनल पार्ट, एक बड़ी प्रॉपर्टी का एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा आप उसका बाय कर लेते हैं। सो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शायद 50,000 रुपये की भी हो सकती है, 50,000 रुपये से भी आप किसी भी प्रॉपर्टी के, किसी बड़े प्रोजेक्ट के आप मालिक बन सकते हैं। सो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि इंडिया से ज़्यादा हमने इसके अंदर इनिशिएट हमने लिया। स्टार्ट तो हमने अच्छा किया था, बट अगेन वही कि जर्नी हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बीच में स्पीड ब्रेकर्स इतने आते हैं कि वो चीज़ें रुकती रहती हैं। सो अभी हमने देखा कि जो अभी तक रीट हमारे पास चली है वो सिर्फ एक डॉल्मेन रीट हमने देखी है और एक ग्लोब रीट हमने देखी। ग्लोब रेजिडेंसी की रीट्स है कि जी ये 2 रीट्स ऐसी हैं कि जो हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई हैं और लोग वहाँ से जाके उसमें काम कर सकते हैं। रीट बेसिकली एक ट्रस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनता है, और वो देन फिर एससीसीपी के साथ, एससीसीपी ने रेगुलेशंस भी इस पर की थी 2022 की, जो उसकी रेगुलेशंस आई थी उसकी बेसिस के ऊपर वो रीट का लाइसेंस मिलता है, और रीट आपको जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है। इसमें फ़ायदा और आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है उस बंदे को ये होता है कि जो उसकी उम्र भर की कमाई है, जो उसकी खून पसीने की जो पैसा है जो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, वो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। उसको संभालने के लिए ऑथेंटिक जो लॉज हैं और जो स्किल्ड जो लोग हैं जिन पर ट्रस्ट कर सकते हैं एक सिस्टम्स के तहत, वो आपको एससीसीपी प्रोवाइड कर देते हैं। आपको अपने लॉयर रखने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर ऑडिट फर्म्स अपॉइंट करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनता है वो एक कंपनी फॉर्म करता है जो आरएमसी कहलाती है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है। वो ऑब्वियसली एज अ एजेंसी पार्ट प्ले कर रही होती है उस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने का, और उसकी फ़ीस चार्ज करती है। लेकिन उसका जो मेन काम होता है रीट का और आरएमसी का वो यही होता
है कि रीट है, आरएमसी है, एससीसीपी है, ये सब मिलके एक ऐसा ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसके अंदर किसी शख्स को 5,000 या 10,000 रुपये तक का भी कहीं पे कोई घपला या कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए जिसको वो प्रॉपर ट्रेस ना कर सके, जिसका मनी ट्रायल ना मिल सके या जिसके ऊपर उसे किसी किस्म को डाउट हो। सो रीट के तहत जो है वो रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, क्योंकि एक किस्म की मनी जो है वो पूल हो जाती है उसके अंदर, और क्राउड फंडिंग का ही एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। सो बहुत तेज़ी से लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है। पाकिस्तान के अंदर सुनने में ये आता है कि गुज़िश्ता सालों के अंदर तकरीबन कोई 18 से 20 लाइसेंस जो हैं वो ले लिए गए हैं। बहुत से अभी एक्टिव नहीं हैं। वो क्यों एक्टिव नहीं हैं, वो उसकी मल्टीपल वजूहत है। कुछ बैंक्स भी इस फील्ड में आ गए थे, देन उसके बाद शायद स्टेट बैंक ने उन्हें कहा कि आप खुद अपनी रीट लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज़ आएंगे। सो उनको प्राइवेट सेक्टर को या दूसरे सेक्टर्स को पीछे मोटिवेट करना है उसके ऊपर, ताकि वो आएँ और इसमें काम करें। यहाँ पे जो रिफॉर्म्स हैं वो रीट के अंदर अगर इसको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और इलेक्शंस के बाद जो भी यहाँ पे सिनेरियो बनता है, जिसकी भी हुकूमत आती है, जैसी भी हुकूमत आती है, मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियादी जो ज़िम्मेदारी होगी वो ये होगी कि इकॉनमी को सबसे पहले संभालें। और पाकिस्तान की इकॉनमी अगर आपने संभालनी है तो रियल एस्टेट से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। किसी मुल्क का जो बेसिक एसेट है वो उसकी लैंड होती है, उसकी ज़मीन होती है। इसको खुदा के वास्ते सीधा किया जाए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन सही की जाए, लोगों को कि इन्वेस्टमेंट को लूटने से बचाया जाए, फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए, इस किस्म के इंसेंटिव उनको दिए जा सकते हैं। इतनी लैंड हमारे पास मौजूद है, हम पूरे पाकिस्तान में देखते हैं जो बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है आपके पास, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, जहाँ पे शायद अगले 50 साल में भी हम इतने रिसोर्सेज ना जनरेट कर सकेंगे हम वहाँ जाके कोई काम करें। इस तरह की लैंड्स को हम बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को आउटसोर्स कर सकते हैं, उनके साथ कोई डील बनाई जा सकती है। 20 साल 30 साल के प्लान बना के उसको टैक्स फ्री जोन क्रिएट किया जा सकता है। हमने देखा हमसे थोड़े ही फासले पे दुबई ने कितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, कितने टैक्स फ्री जोन्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, और बिल्कुल रेगिस्तान को एक ऐसी उसमें क्रिएट कर दिया एनवायरनमेंट वहाँ पे जहाँ पे शायद हम सोच भी नहीं सकता था कोई इंसान। यूरोप और अमेरिका से भी उस पर आके रश करते हैं उनकी सोच को देख के। तो वो सिर्फ विज़न है, वो विज़न यहाँ पे भी मौजूद है। वही लोग हैं जो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही सब पॉलिसीज़ जो बनी बनाई पॉलिसीज़ पड़ी हुई हैं दुनिया में इस वक्त, कुछ नई अपनी अकल लड़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम उसको उठाकर रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसका एक लोकल वर्जन तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये मॉडल जो है वो रीट का यहाँ चल सकता है, और ये पाकिस्तान रियल एस्टेट के जो लॉन्ग टर्म हमारे चैलेंजेस हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक रीट को इस साल 24 के अंदर हम ये देख रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस पे काम अच्छा होगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो नई हुकूमत आएगी उसका काम ये होगा कि सबसे पहले इन चीज़ों को सीधा भी करेगी वो, और इन पे अच्छी पॉलिसी भी सामने आएंगी। देन उसके बाद जो एससीसीबी ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एफबीआर भी अपनी जगह पे अब जितनी सख्ती करनी थी कर ली, लोगों को टैक्स नेट में ले भी आए हैं। आई होप कि इसके बाद जो है वो सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी। हमारी मेन चीज़ है कन्फ्यूजन्स, कि अगर टैक्सेस के मैटर्स हैं या जो रेगुलेटर्स के जितने भी बायलॉज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाते हैं, उसकी अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से लोगों को आसान ज़ुबान में चीज़ें समझा दी जाएँ। जो लोग इवन इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनको भी मालूम नहीं होता कि इस सिस्टम को कितने इसमें क्या उनके लिए बेनिफिट्स हैं और वो क्या कुछ चीज़ें अवेल कर सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस देने का कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। सो 2024 के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट बहुत अच्छी होगी। इकनॉमिक जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इलेक्शंस के बाद बेहतर हो जाएगी। ओवरसीज़ का कुछ ट्रस्ट बहाल होगा, और वही बात है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे। जब बाइंग होगी ऑटोमेटिक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। हम हमेशा रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से लोगों को हम ये मोटिवेट करते हैं कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आइए। हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के होते हैं, जिसमें आप आके रह सकते हैं, अपने सामने चीज़ें हो। सिर्फ खाली फाइलों में ट्रेड ना करें बल्कि उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। वहाँ पर आकर आपने खुद अपने लिए लेना है तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर रेट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उसको एज ए इन्वेस्टर देखूं तो आप देन उसके ऊपर एक पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। उसको आप रेंटल्स पे दे सकते हैं, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी उस पर मिल रहा होता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अभी स्कीम 45 का जिस तरह हमें मालूम है कि गुलशन जीवन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है स्कीम 45 में, इंतहाई मुनासिब कीमत के ऊपर, इससे कम कीमत में घर कहाँ मिल पाएगा कि आपको 40-45 लाख रुपए के अंदर एक बना बनाया घर आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। आंखों देखे सामने चीज़ें बन रही हैं, लोग देख रहे हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है सोसाइटी का। इसी तरह
हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो एरिया है हमने देखा वहाँ पे अली टाउन की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। तकरीबन सारी सहूलियात वहाँ मौजूद हैं, मार्केट मौजूद है, सामने मेन रोड है। आपको वहाँ पे बने बनाए घर मिल रहे हैं। बहरिया टाउन के अंदर हमने देखा कि जो प्राइवेट बिल्डर का एक वाहिद प्रोजेक्ट, जो पहला प्रोजेक्ट सबसे पहले डेवलप हुआ, वो हमने देखा कि पैरागॉन के नाम से मौजूद है। वहाँ पे आप आके देख सकते हैं। सो उस प्रॉपर्टी में जाइए 2024 के अंदर, जहाँ पे आपको ये लगे कि यहाँ पे ये लिवेबल है, यहाँ पे लोगों को एक कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में चीज़ें मौजूद हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप प्लॉटों की या फाइलों की चक्करों में पड़े रहें और वहाँ पे अपने पैसे को और अपनी एनर्जी को वहाँ पे वेस्ट करते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।